नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल के तथ्यों की चर्चा की थी। आज हम मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमने पढ़ लिया कि मानव भूगोल है क्या, तो हमने उसमें देखा था कि मानव और प्रकृति के जो अंतर संबंधों का अध्ययन है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमने पढ़ा कि रेडजेल महोदय हैं और उनकी प्रसिद्ध बुक है एंथ्रोपो जियोग्राफी। अब हम आज इसके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। पहली बात यह है कि इसके अंदर दोनों प्रकार के जो तत्व हैं, प्राकृतिक जिसके अंदर प्रकृति के तत्व हैं और सांस्कृतिक तत्व जो मानव ने खुद बनाए हैं, उनका ही अध्ययन किया जाता है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व गतिशील हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और मानव भूगोल के जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो मानव है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। वो अपनी गतिविधियों से, अपने काम से प्राकृतिक संसाधनों को सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। मानव जो है खुद विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है और अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा इन प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ एडजस्टमेंट करता है, यानी मानव प्रकृति के जो कारक हैं उनके साथ अंतर संबंध स्थापित करता है। वो खुद उनसे प्रभावित होता है और उनको भी प्रभावित करता है, उनमें काट-छाँट करता है, खुद के अनुकूल उन्हें बनाता है। ये सब अध्ययन का केंद्र क्या है? मानव भूगोल का ये विषय वस्तु है, उसके अध्ययन का क्षेत्र है। अगर हम मानव भूगोल में विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध और समायोजन के अध्ययन करें तो यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं। एक क्रियाशीलता का, दूसरा पार्थिव एकता का और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्रियाशीलता यानी मनुष्य कितना क्रियाशील है, पार्थिव एकता यानी प्राकृतिक जो तत्व हैं उनके साथ किस प्रकार से एकता है, किस प्रकार एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये, और तीसरा है एडजस्टमेंट, जिसमें मानव ने किस प्रकार से इस भौगोलिक वातावरण के साथ एडजस्टमेंट किया है। पहला सिद्धांत हम देखें क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसमें हम समझते हैं कि मनुष्य के चारों ओर विद्वान जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के सभी जो तत्व हैं वो सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक कारक में प्रतिक्षण कुछ न कुछ अंतर या परिवर्तन होता है। स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी पर विद्वान सभी तत्व जो जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि तत्व हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील हैं। यानी क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत इस बात को कहता है कि प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ है उसकी उत्पत्ति होती है, उसकी बाल्यावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, जीर्णावस्था आती है, ये एक चक्र चलता है। यानी हर तत्व परिवर्तनशील है, उसका जीवन काल एक जैसा नहीं होता, वो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है और उसके साथ मानव भी बदलता रहता है। इसे हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। जीन ब्रुन्स महोदय ने कहा कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है और या घट रही है, यानी इस पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व है वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है। ऐसा कोई भी एलिमेंट इस नेचर के अंदर नहीं है कि जो बिल्कुल ही गतिशील नहीं है, ना बढ़ता है ना घटता है, जितना है वो इतना ही है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर उपस्थित सभी एलिमेंट्स परिवर्तनशील हैं, उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। परिवर्तन की दृष्टि से ही हम उनका अध्ययन करते हैं इस मानवीय भूगोल के अंतर्गत कि किस प्रकार से जो चेंजेज हुआ है उनके अंदर। अगर हम इसी सिद्धांत में
इन चेंजेजों की जो चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति के अंदर हर कारक जो परिवर्तनशील है, तो उसके उत्तरदायित्व की बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस पृथ्वी के ऊपर, कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इन एलिमेंट्स को परिवर्तनशील कर रही हैं, इनको बदल रही हैं। तो उसमें हम भौतिक शक्ति, जैविक शक्ति और मानव शक्ति, तीन प्रकार की शक्तियों की बात करते हैं कि फिजिकल फोर्सेस एंड बायोलॉजिकल फोर्सेज और ह्यूमन फोर्सेज। फिजिकली जो फोर्सेज हैं उसके अंदर पहला है कि प्लेनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। तो अगर हम पृथ्वी के ग्रहीय जो संबंध हैं उसकी यहाँ पे चर्चा अगर करेंगे तो हम देखें कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक सदस्य है जिसके अंदर 8 ग्रह हैं। एक निश्चित परिक्रमण पथ पे पृथ्वी घूमती है और इस घूमने की वजह से यहाँ पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, दिन रात बनते हैं। साथ में पवन की पेटी, ताप पेटी और वायु दाब की जो पेटियां हैं उनका आविर्भाव हुआ है, वो बनी है। पहली शक्ति ये इस प्रकार से। दूसरी में हम देखें कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड टेक्टोनिकल फोर्स जो हैं पृथ्वी के अंदर, उसमें हम देखें कि पृथ्वी के अंदर दो प्रकार का प्रोसेस चल रहा है। एक तो बहुत धीरे धीरे और एक होता है बहुत तेजी से। यानी अगर हम धीरे धीरे देखें तो पृथ्वी के ऊपर जो पर्वतों का निर्माण हो रहा है, किसी भाग ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे धंस रहा है, मैदानों का निर्माण हो रहा है, नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं, अगर इन पे हम गौर करें तो ये क्रियाएं जो हैं बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। इनका जो रिजल्ट है वो लाखों हजारों सालों में प्रकट होता है। और दूसरा, अगर हम इस एंडोजेनिक जो टेक्टोनिकल फोर्स है इसकी चर्चा करें कि जो आंतरिक शक्ति है, तो दूसरी है कि वो आकस्मिक और अचानक से प्रकट होती है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। तो ये भी क्या है, क्रियाशीलता के सिद्धांत में उन चीज़ों को बदल देता है। तो दो प्रकार की चीज़ें हो गई, एक धीमा प्रोसेस है, दूसरा उसके उलट बहुत तेजी से होता है प्रोसेस। तीसरा है सौर शक्ति। यानी अगर हम देखें कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो सूर्य है, क्योंकि सूरज की वजह से ही यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, गर्मी है, ओस पाला, बादलों का बनना, आंधी का आना, तूफान का चलना, दिन रात, ऋतु परिवर्तन, वायु दाब में भिन्नता, इन सब परिवर्तनों के लिए अर्थात पृथ्वी के धरातल पे होने वाले समस्त परिवर्तनों का कोई नियंत्रण करता या संचालन करता माना जाता है तो सूर्य को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि ग्रेविटी जो शक्तियाँ हैं ये तो भौतिक शक्तियाँ थी जो भौतिक रूप से पृथ्वी को परिवर्तित कर रही हैं, जिसमें पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, आंतरिक शक्तियाँ और सौर शक्ति। दूसरा देखें हम कि जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर इतनी ताकत है कि वो वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को अपनी ओर खींचती है और वो एक संतुलन की अवस्था बना रखी है उसने। पृथ्वी के जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी वजह से एक यहाँ पे एक संतुलन की अवस्था बनी हुई है कि यहाँ वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, ये सब अगर संचालित और नियंत्रित हो रहे हैं तो वो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें जैविक शक्तियाँ। तो जैविक शक्तियों में हम जैविक पदार्थों की बात करते हैं। तो जैविक पदार्थ कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये भी इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोसेस करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं जो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया करते हैं, मिट्टी को शिथिल कर देते हैं, या फिर हम कहें कि जहाँ पे ज़्यादा कटाव है वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी का संरक्षण करते हैं, या विशाल पेड़ हो तो वो मिट्टी में अपनी जड़ें जब फैलाता है तो मिट्टी उससे खुल जाएगी और पानी हवा के साथ वो वहाँ से अपर्दित हो जाएगी। यानी संरक्षण भी कर रहे हैं और अपर्दन भी कर रहे हैं। साथ में जीव जंतु हैं जो अपने आवास के लिए मिट्टी को खोदते हैं, गुफाएं बनाते हैं। इस प्रकार से वो असंगठित होती है, अपर्दित होती है। तो हम देखें कि हर क्षण प्रति क्षण पेड़ पौधे और जीव जंतु
पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शक्ति। तो मानव के बारे में हम जानते हैं कि वो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है और उसने अपनी विभिन्न क्रियाओं से प्राकृतिक वातावरण को सांस्कृतिक वातावरण में तब्दील कर दिया है। इसमें उसने अपनी बुद्धि, कौशल और जो वैचारिक शक्ति है उसका उपयोग किया है और इस पृथ्वी के ऊपर अनुकूलन स्थापित किया है, एडेप्टेशन स्थापित किया है। साथ ही उसने विभिन्न प्रकार के नए निर्माण करके नई जो स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी के ऊपर उनका निर्माण किया है, जैसे महानगरों का निर्माण, पुल बनाना, सुरंग खोदना, खनन क्रिया, बांध बनाना, नहर निकालना। इससे हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है। अर्थात भौगोलिक कारक तो है ही है, साथ में क्या है, वो सक्रिय भौगोलिक कारक है जो समय दर समय प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है और उसके साथ स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है। ये पहला सिद्धांत है जिसे हम क्रियाशीलता का या परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, जिसका भावार्थ ये है कि पृथ्वी के ऊपर हर चीज परिवर्तनशील है। दूसरा हम देखें पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। तो संसार में विद्वान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भरता है। प्रत्येक भौगोलिक कारक स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे से प्रभावित होता है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों को प्रभावित करता है। अर्थात इस प्रकृति के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी भौगोलिक कारक स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। उसके लिए उसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं, उनका प्रभाव पड़ता है। और स्वयं मनुष्य अपने विवेक और तकनीक के आधार पर उन भौगोलिक कारकों को भी प्रभावित करता है। अर्थात उसका रहन सहन, खान पान सब किससे नियंत्रित हो रहा है? वहाँ के क्लाइमेट से हो रहा है और वो खुद भी वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों के अंदर एक इस प्रकार की गुत्थी है कि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अर्थात वो उस क्लाइमेट के बिना रह नहीं सकता और वो उसने उस क्लाइमेट के अंदर चेंजेस किया है। अतः भौगोलिक वातावरण की प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर है, संबंध और एक दूसरे से संगठित होते हैं। यानी मानव के जो समस्त क्रियाकलाप हैं वो सब इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसमें देखें कि बिलास महोदय ने कहा था कि एक देश की राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। अर्थात जो पॉलिटिकल मैप तैयार हुआ है वो कहाँ से तैयार हुआ है? एक्चुअली वहाँ से तैयार हुआ है जहाँ उस देश के अंदर जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं या प्राकृतिक जो क्षेत्र है वहाँ। आगे वो कहते हैं कि यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु और सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। अर्थात वो उस प्रदेश की जो भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसे स्पष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है वो शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है। अर्थात ब्रह्मांड के अंदर जो प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो संतुलित अवस्था में है और एक दूसरे पर निर्भर है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को नियंत्रित भी करती है। नेक्स्ट है नंबर 3 की वातावरण का एडजस्टमेंट, समायोजन। इसमें हम कहते हैं कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य की चर्चा करेंगे हम इस इन्वायरमेंट के साथ। अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर वह इन कारकों के साथ अनुकूलन करता है। अर्थात इस वातावरण के अंदर जो कारक हैं उनके साथ वो अपना एडजस्टमेंट करता है तथा
कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाहन के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है, उन्हें बदलने का प्रयास करता है। यह जो शुरुआत में उसने अनुकूलन किया और दूसरे स्टेप में उसने जो चेंजेस किया है, ये पूरा जो प्रोसेस है एक्चुअली इसे वातावरण समायोजन कहते हैं, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कहते हैं। अर्थात मनुष्य पहले तो उस वातावरण के साथ खुद को ढालता है, अनुकूलन करता है और फिर वह उसमें चेंजेस करता है। अगर हम इस मैप के अंदर देखें कि वातावरण समायोजन, तो उसमें पहला स्टेप है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है खुद को वातावरण के अनुसार ढालना, अर्थात किसी जीव को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना, खुद के शरीर को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेना। यह दो प्रकार का है, आंतरिक अनुकूलन एंड बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन में हम देखें तो मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जबकि बाह्य अनुकूलन में हम देखें कि जो वहाँ पे जिस प्रकार का जो क्षेत्र है, वहाँ की वेशभूषा और रहन सहन जब बदल लेता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन जो है दो प्रकार का है, एक ऐच्छिक है और दूसरा प्राकृतिक है। ऐच्छिक का मतलब जैसे किसी क्षेत्र में जाके हम रहें और अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ की चीज़ें सीखें, वहाँ खुद को वहाँ के अनुसार ढाल लें। और प्राकृतिक का मतलब है कि जब हम उस क्षेत्र में लंबे समय तक रहेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसमें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू भौगोलिक अवस्था जो उस क्षेत्र की है उसके अनुसार प्राकृतिक चेंजेस आ जाएंगे। इसी का दूसरा पार्ट है मॉडिफिकेशन, परिवर्तन। अर्थात किसी भी वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेना, अर्थात उसको चेंज कर लेना, या हम कहें कि उस वातावरण के कारक से बचने के लिए एक कृत्रिम नया वातावरण बना लेना खुद का। जैसे हम देखें कि शीतोष्णकटिबंधीय जो देश हैं या जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि हीटर के द्वारा या इस प्रकार के जो और उपकरण हैं उनके द्वारा अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए सुरक्षित कर लिया, या इस प्रकार के घर बना लिए हैं। या हम देखें कि पहाड़ों पे उसने सीढ़ीदार कृषि कर ली है, मृदा में खाद डाल के उस अनुर्वर जमीन को उर्वर बना लिया है, सिंचाई का विकास कर लिया है। ये सब क्या है? ये प्रक्रियाएं वातावरण का रूपांतर या परिवर्तन का प्रोसेस कहलाती है। अतः अगर हम इसको समझें कि अनुकूलन और रूपांतरण की सम्मिलित जो प्रक्रिया है, यानी अनुकूलन मतलब खुद को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेना, और समायोजन का मतलब है उस वातावरण में एडजस्टमेंट हो जाना। कब? परिवर्तन करके। तो अनुकूलन और रूपांतरण यानी कि एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद में जो एडजस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट। उसे वातावरण समायोजन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन इन कल्चरल इन्वायरमेंट, फिर मनुष्य सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है, जिससे उसकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान में बदलाव आ जाता है। ये तीसरे प्रकार का मानव भूगोल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम वातावरण समायोजन के नाम से जानते हैं। आज हमने मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े हैं, जिसके अंदर पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, अर्थात हर कारक क्रियाशील है। दूसरा पार्थिविकता का सिद्धांत, अर्थात जो कारक हैं, फिजिकली एलिमेंट है, मानव उनके साथ जुड़ा हुआ है, या समस्त कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन, जिसके अंदर 2 प्रोसेस हैं, अनुकूलन यानी खुद को उसके अनुसार ढाल लेना, और दूसरा मॉडिफिकेशन, परिवर्तन करना, रूपांतरण करना, उस वातावरण में खुद की बुद्धि कौशल से चेंजेस करना। ये मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम जनसंख्या वृद्धि अर्थात ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद।